हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूज। तो 10 मिनट्स 10 PYQ की सीरीज में आज ये फोर्थ लेक्चर है और चैप्टर चल रहा था हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये फोर्थ लेक्चर है। वैसे तो काफ़ी सारे लेक्चर इसके हो चुके हैं, आप देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना पहला क्वेश्चन है, वेनेरियल डिसीजेस कैन स्प्रेड थ्रू। अब ये कौन से डिसीजेज होते हैं? तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि मैम पहले तो आप एनसीईआरटी की लाइंस के स्क्रीनशॉट लगाते हो, आज आपने ये मीम लगा रखा है दैट कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन, जिसमें ये डक पूछ रही है कि मुझे रोड के उस साइड पे जाना है, मैं कैसे जाऊँ? तो दूसरी वो कह रही है कि अरे फूल, अरे बेवकूफ़, तू तो ऑलरेडी वहाँ है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी कॉमन सेंस को चेक करते हैं। ये कंपटीशन कम करने के लिए हैं। एक होते हैं बिल्कुल नॉन सीरियस टाइप के बच्चे, और एक बच्चे जो होते हैं बेचारे वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, पर वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते। जैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, वो सोचते हैं यार ये तो जो ऑप्शंस में आंसर दिए हुए हैं हमने कभी पढ़े ही नहीं, हम इसको कैसे करें? तो इसमें बस ये लॉजिकल रीजनिंग है। जैसे आप खुद सोचो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कैसे फैल सकते हैं? क्या आप स्टेराइल नीडल्स यूज़ करोगे? स्टेराइल मतलब कंटामिनेशन फ्री नीडल, है ना? स्टेराइल नीडल्स तो यूज़ करनी ही चाहिए, वो तो बेनिफिट है उससे, बल्कि कोई डिसीज़ नहीं फैलता है। तो अगर आप स्टेराइल नीडल्स को यूज़ कर रहे हो तो क्या एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, स्प्रेड होंगे? तो ए तो है नहीं, आपने ए को काट दिया, इससे ये दोनों ऑप्शन गए। अब इनमें से चेक कर लो। अब देखो, बी और सी दोनों में है, आपने सिर्फ डी देखना है। क्या किसिंग से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज फैल सकते हैं? नहीं फैल सकते। इसका लॉजिकल रीज़न आप खुद लगा सकते हो। तो ये भी अपना आंसर नहीं है। तो सीधी सी बात है, अपना आंसर क्या आ गया? बी एंड सी। ऑप्शंस को चेक भी कर लो लॉजिक से। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा दिया तो उससे तो ज़रूर बीमारियां आगे जाएंगी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। उसके बाद इन्फेक्टेड मदर से फीटस, एचआईवी के केस में हमने पढ़ा हुआ है। इनहेरिटेंस, क्या किसी इंसान को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है और बच्चे में जाएगा? नहीं, इनहेरिट नहीं होते ये, ठीक है, क्योंकि ये जेनेटिक नहीं है। तो अपना आंसर क्या आ गया? बी आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, और देख के आप कितना कंफ्यूज हो सकते थे इसमें। अगला क्वेश्चन, मैम आपने फिर ये मीम लगा दिया, आज सारे क्वेश्चन में यही करोगे क्या? अरे नहीं, बस यही, सिर्फ इसी को देखो। सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करो जिसमें सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं। अब देखो, बहुत आसान है। क्या मलेरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है? नहीं यार, मलेरिया तो यूजुअली किसी को भी हो सकता है मच्छर काटने से, दूसरे में भी मलेरिया दे दिया। क्या कैंसर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है? तो तीन ऑप्शन तो आपके गए। कंपटीशन बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। कितने सारे लोग अवेयर नहीं है, सीरियस नहीं है, और लास्ट मिनट में अपनी होप भी छोड़ देते हैं। अगर आप नीट में 30 ही दिन 35 ही दिन पढ़े हैं, जितने भी दिन पढ़े हैं 30-35 दिन, अगर आप स्टिल यहाँ हो तो आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने अपनी स्पिरिट्स को कम नहीं किया। तो आप ऑलरेडी 60-70% पॉपुलेशन से आगे ही हो, एज पर ही हो, क्योंकि इस टाइम तक सबने गिव अप कर दिया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने गिव अप नहीं किया। तो देखो कैसे कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन, और खासकर मैच इट वाले क्वेश्चन, बहुत आपको अगर आधी नॉलेज भी हो ना क्वेश्चन की, उसी से सॉल्व हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो गया पक्का। इसके बाद कोई ऐसा मीम वीम नहीं, इसके बाद सीधा एनसीईआरटी की लाइन। अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर नॉट क्यूरेबल। पिछला लेक्चर देखा था, 2 बार ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है, अब ये तीसरी बार देख रहे हो ये क्वेश्चन आप। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स और एचआईवी इन्फेक्शन, बाकी सारे कंप्लीटली क्योरेबल हैं। ये तीन है जो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। देख लो किस में ऑप्शन, ये फर्स्ट नहीं लग रहा, सेकंड नहीं लग रहा, थर्ड नहीं लग रहा, फोर्थ देखो, जेनाइटल हर्ब्स, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी इन्फेक्शन, ये सही है आपका। अगेन, विच ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। भाई साहब, फोर्थ टाइम रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, फोर्थ टाइम। हर लेक्चर में देख लो ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इतना तो कंपटीशन है ही नहीं जितना आप लोग भटक चुके हो। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं आप सबका। इतना तो कंपटीशन सच में नहीं है यार। आप देख सकते हो पीवाईक्यू से इतना टेंस हो रहे हो। सिर्फ एनसीईआरटी करनी थी और सिर्फ पीवाईक्यू ढंग से करने थे। एनसीईआरटी करते करते पूरा साल लगा लेते हैं एक्स्ट्रा एमसीक्यू। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, पीवाईक्यू करो, एनसीईआरटी करो। खुद पेपर के बाद देख लेना अगर सारे ये लेक्चर रिलीजियसली फॉलो किए हैं। और 10 मिनट के भी लेक्चर नहीं है जिसमें 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। कल से मैं बोलना थोड़ा कम करूँगी ताकि ये और ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो। मुझे ऐसे लगता है मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगी तो आपको तसल्ली मिलेगी। तो इसको आप थोड़ी सी स्पीड पे भी देखोगे तो 6-7 मिनट में ये लेक्चर आपका ख़त्म है, और क्वेश्चन भी हो रहे हैं और एनसीईआरटी की रिवीजन भी हो रही है।
तो देखो ये तो दोबारा कितनी बार बताऊँ, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स और HIV को छोड़ के बाकी सब कंप्लीटली क्योरेबल है। तो आपको कहाँ दिख रहा है जेनाइटल हर्प्स? ये लो, क्लियर। 5th क्वेश्चन है आज का। अब ये मैं मान सकती हूँ कि इसका थोड़ा बहुत हमें आइडिया नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट PYQ में से लर्न करो, अपनी रिवीजन नोटबुक पे लिखो। देखो इसमें आपको एड्स का तो आइडिया है कि एड्स तो HIV से हो रहा है, तो D का तो क्या है अपने पास 1। अब ये ऑप्शन तो कट गया, 3 रह गए, 3 में से देखना है, थोड़ा तो कम हुआ ना यार स्ट्रेस। पहले 4 में से तुक्का लगाना था, अब 3 में से लगाना है। अब बाकी मैं आपको समझा देती हूँ। गोनोरिया एक बैक्टीरिया से होता है और बैक्टीरिया का नाम है नाइसेरिया, तो A का हो जाएगा अपना 2। अब A का हो गया 2, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, 2 सही हो गया। बाकी भी याद करो क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि PYQ का सॉल्व करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सॉल्व कर लिया, दिल को तसल्ली दे दी कि हाँ ये रीत चली आ रही है, नीट का पेपर है तो PYQ लगाने, नहीं। PYQ से नॉलेज लो, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पॉलिश करो, रटने वाली चीज़ें रटो। अब जब आप PYQ लगा के NCERT पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कितनी बार पूछा गया है ना। जब एक क्वेश्चन इतने साल में, मान लो 15 साल में 5 बार रिपीट हो गया, तो यार हो सकता है आपकी किस्मत इतनी भी ख़राब ना हो जितनी आपने सोची है, क्या पता अब भी रिपीट हो जाए। साइफिलिस का देख लो, ट्रैपोनेमा एक बैक्टीरिया है, इससे हो रहा है। जेनाइटल वर्ट्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से जेनाइटल वर्ट्स हो रहे हैं। उसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रेफर टू एस। अब यहाँ STD वाले टॉपिक में ही, STD कह रही हूँ, हाँ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज वाले टॉपिक में ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जिक्र ज़रूर किया हुआ है कि अगर आप इसको टाइमली डिटेक्ट करके ठीक नहीं करवा रहे, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, तो एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का भी खतरा है। पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं की हुई, पर जाहिर सी बात है जो टीचर आपको ये समझाएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब तो वो बताएगा, और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, डू नॉट लूज स्लीप ओवर सच क्वेश्चन। एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता है, मैंने हर लेक्चर में बताया, अब पढ़ लो, यहाँ से समझ लो, कुछ एक्स्ट्रा गेन ही कर रहे हो। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होती है जब इम्प्लांटेशन यूट्रस की जगह कहीं और हो जाए, यानी फेलोपियन ट्यूब वगैरह में हो जाए। तो पहला ही ऑप्शन देखो, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस। क्लियर, आगे चलें। 37 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ये NCERT में लिस्ट हुई है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। देखो गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट, ट्राइकोमोनियासिस और हेपेटाइटिस बी। अब देखो इसमें से ये तो आपने नाम इस पे पढ़ ही लिया, बचा क्या एनसेफेलाइटिस, तो बी क्या हो गया अपने पास, करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद आज का हमारा 30 मतलब टोटल 38 क्वेश्चन है ये अब तक का, सारे लेक्चर्स मिला के, और आज का हमारा 8 क्वेश्चन है। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, लीगल मतलब जिसके लिए लॉ बना हुआ है। बाय प्री मैच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग कोइटस, ऐसे किसी चीज़ के लिए तो लॉ बन ही नहीं सकता, कॉमन सेंस है। अबॉर्शन बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट मेडिसिन, यस ये बिल्कुल ठीक है, इसके लिए लॉ बना हुआ है। बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17, अरे यार ये क्या है, ये आपको पता है, पीरियोडिक एब्सटीनेंस है, ये नेचुरल मेथड है। बाय हैविंग कोइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, यार ये कितना कॉमन सेंस वाला ऑप्शन है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब आपको चारों ऑप्शन का आइडिया ना हो ना, चौथे को तो देख के आप कह दोगे कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, और ए के लिए भी कोई क्यों रूल बनाएगा, ठीक है, रूल भी बनाएगा कोई, लॉ बनाएगा, तो ये बाकी के ऑप्शंस क्या ही लॉ बनेगा यार इस पे। तो क्या आ गया अपना आंसर, अपना आंसर आ गया बी। लीगल मेथड क्या है, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लीगल कब हुआ था 1971 में, और क्यों लीगल किया गया था, ताकि इसका मिसयूज ना हो। फिर देखो MTP पे एक और क्वेश्चन है, MTP कब तक सेफ है, हाउ मेनी वीक्स टिल MTP इज सेफ। तो ये तो लिखा हुआ है MTP रिलेटिवली सेफ है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो अबॉर्शंस होते हैं वो रिस्की होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द MTP, मेजॉरिटी ऑफ MTP इलीगली परफॉर्म्ड हो रहे हैं, और ये अनक्वालिफाइड डॉक्टर से हो रहे हैं, क्योंकि क्वालिफाइड बंदा तो लॉ के अगेंस्ट जाएगा नहीं, और लॉ के अगेंस्ट तो बात की बात है, ये सेफ भी नहीं है। जिसका MTP हो रहा है, जिस पेशेंट पे ये किया जा रहा है, उसको भी खतरा है। उसके अलावा अनदर डेंजरस ट्रेंड हम पढ़ते हैं कि एमनियोसेंटोसिस का मिसयूज़ हो रहा है। कैसे, अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, कि अगर लड़की है तो फिर MTP करवा दो, कितनी गलत चीज़ है ना। तो फिर उसके बाद ये बोला भी जा रहा है कि एमनियोसेंटोसिस के बाद जब सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और फिर MTP करवाई जाती है, तो देखा जाता है कि मोस्टली जो फीटस है वो फीमेल क्या है। मतलब इतनी बढ़ गई दुनिया पर, अब भी ये काम हो रहे हैं। इट इज़ फॉलोड बाय, ये बता दिया मैंने, तो अपना क्या आ गया इसका आंसर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक्स तक।
ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर सी। देख लो भाई एमटीपी पे दोबारा क्वेश्चन, इसी लेक्चर में 3 क्वेश्चन एमटीपी पे देख लिए। माना एक में ऑप्शंस में था एमटीपी वगैरह लीगल मेथड और एक में ऐसे है बाकी में, तो रिपीट तो हो रहा है भाई, पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस तो है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से बताओ कौन से 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो एमटीपी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ सॉरी, ये तो एनसीईआरटी की लाइन ही है, ये ट्रू है। तो अब देखो जो करेक्ट वाला बताना है तो ए होना चाहिए उसमें, यानी ये 2 ऑप्शन तो कट ही गए, या तो अपना आंसर होगा ये या फिर होगा ये। चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट अप टू 2 years। देखो ये लैक्टेशनल एमेनोरिया है, नेचुरल मेथड जिसपे बोला हुआ है, पर यहाँ याद करो एनसीईआरटी में पढ़ो ये 6 months तक वैलिड है, तो बी तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो इसमें देखो ये कट हो गया, ये बी था तो ये तो पहले ही ऑप्शंस कट हो चुके थे और ये भी अब कट हो चुका है, तो आंसर आपको पता चल गया है। मतलब अगर आपको सारे पॉइंट नहीं भी पता तो आपने क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करो, ठीक है। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं अगले 2 ऑप्शन, क्योंकि हमें पीवाईक्यू सिर्फ सॉल्व करने के लिए सॉल्व नहीं करने हैं, हमें उसको प्रॉपर वे में उसकी एनालिसिस भी करनी है और उसमें से गेन भी करना है। तो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास आईयूडीज लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, बिल्कुल ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में भी टेकन अप टू 1 week आफ्टर कोइटस टू प्रिवेंट कंसेप्शन, ये आपको पता है ये गलत है, तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो चुका है, यानी ए और सी इसमें करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसे ही लेक्चर्स के लिए फॉलो कर लो, मतलब सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको फॉलो कर लेना। डेली उस पर 20 से 25 पीवाईक्यू डलेंगे और शाम को रिवीजन शीट आएगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।